ये वीडियो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस वीडियो में हम सिर्फ दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करे सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। मीन्स हमारे पास कोई भी सोल्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिया हो या फिर सुक्रोज हो, ये सोल्यूट है ना। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि सोल्यूट हमारे पास यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है या कुछ भी है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मोल ऑफ यूरिया लेते हैं हम और सेम लेते हैं 1 मोल ऑफ सुक्रोज, तो इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होंगी। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ये सारी प्रॉपर्टीज इस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, जैसे मैं कह रही थी कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं P1 नॉट, उसमें हम कोई सोल्यूट डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा P1। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के केस में तो जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे आ रहे थे, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे और वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे सॉल्यूशन सरफेस पे। लेकिन अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट की जगह सोल्यूट के आ गए। अब ये सोल्यूट के पार्टिकल्स में सिर्फ जगह घेरी है यहाँ पे सरफेस पे, लेकिन ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, इसीलिए वेपर कम होंगे हमारे पास। वेपर कम होने की वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था। तो क्या होता है कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये हो जाएगा हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा P1 से डोनेट कर रहे हैं। ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1, ये हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस Chi1। अब हमें पता है Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1 होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। तो हम इसको यहाँ पे P1 नॉट और इसकी जगह Chi2 लिख सकते हैं, डेल्टा P1 मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट Chi2। हम इसको रीशफल करके ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू Chi2। और यहाँ पे ये डेल्टा P1 क्या है, ये है P1 नॉट माइनस P1 मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय P1 नॉट, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू Chi2। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है वो है सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, जब ये डिवाइड बाय P1 नोट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Chi2 की जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इस साइड ये है P1 नॉट माइनस
P1 डिवाइड बाय P1 नॉट। और देखो यहाँ पे N1 है नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड N2 इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। एंड फॉर dilute सॉल्यूशंस, मतलब जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, सोल्यूट बहुत कम होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट will be much less as compared to number of moles of solvent. N2 will be very very less as compared to N1. तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में N2 को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ N1 लिखें, तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। अब यहाँ पे ये देखो, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ये होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट का वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। ये आ गया एक और एक्सप्रेशन हमारे पास फॉर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें यहाँ पे जो W2 है वो है मास ऑफ सोल्यूट, W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट और M2 है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हमें न्यूमेरिकल्स में हमसे पूछे कि मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना हो, मतलब M2 की वैल्यू निकालनी हो, वो हम निकाल सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट पूछे, W2 की वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं, और ऐसे ही सॉल्वेंट के लिए भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मींस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाना सोल्यूशन का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मींस जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हमने डाला तो हमें पता है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मींस अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम अच्छे से समझते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये है एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बना रहा है वेपर्स। अब इन वेपर्स को रोक कौन रहा है, इन वेपर्स को रोक रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। और जैसे ही इन वेपर्स का प्रेशर, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तब कोई भी सोल्यूशन बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। मींस व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज मोर और जस्ट बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द सोल्यूशन स्टार्ट्स टू बॉइल, और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है कि इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 atm या फिर 1.013 बार, अगर बार में लिखना हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हुआ कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर सॉल्वेंट में डाल दिया जाए कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट
तो क्या होता है, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। और इसको हम यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में। ये है सॉल्वेंट, फॉर द प्योर सॉल्वेंट दिस कर्व शो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये हम समझ सकते हैं, जैसे इस टेम्परेचर पे देखते हैं, इस टेम्परेचर पे ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच इज लेस एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस ग्राफ में ये यहाँ पे है, ये 1 एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स जब वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे होगा मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तब कोई सोल्यूशन बॉइल करेगा, मीन्स सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट ये होगा और सोल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ही वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स व्हाई दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। और ये है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स। तो देखो हमने ग्राफ में ही हमें क्लियरली दिख रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। TB नॉट है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट और TB है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, और डेल्टा TB इज द चेंज और इंक्रीज और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। This is the expression for elevation of boiling point. जहां पर TB है boiling point of solution and TB naught is boiling point of solvent, pure solvent. और एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए फॉर dilute solution, कि जो ये डेल्टा TB है that is directly proportional to molality, means molar concentration of solute in the solution. तो हमने देखा कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये मोलैलिटी हमें पता है क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिंस ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, देयरफॉर इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल का साइन एंड KB इनटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे ये जो KB है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब KB को कहेंगे हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और हम इसको कह सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और कई बार इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए इसकी KB की यूनिट्स क्या होंगी, तो KB हुआ डेल्टा TB डिवाइड बाय मोलैलिटी, और डेल्टा TB मींस चेंज इन टेम्परेचर, इसकी यूनिट होंगी केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट तो हमें पता ही है मोल पर kg। तो हमें पता लग गया यूनिट ऑफ KB क्या होगी, ये होगी केल्विन kg पर मोल, ये है यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB जो एक कांस्टेंट है इनटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं,
मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स weight of solute divided by molar mass of solute divided by mass of solvent in kg means W1. और ये kg में है, तो अगर ग्राम में हमें गिवन हो तो हम 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन डेल्टा टीबी के लिए, मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू kb इंटू 1000 इंटू W2, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू W1 मास ऑफ सॉल्वेंट. ये आ गया एक एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए. अब देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो W1 W2 है वो ग्राम में है और M2 तो है ग्राम पर मोल में, क्योंकि ये तो मोलर मास है. जो W1 है वो ग्राम में है, इसीलिए हमने ऊपर इंटू 1000 किया है. अगर W1 kg में होगा तो ये ऊपर 1000 नहीं आएगा. अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में निकालना हो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब M2 की वैल्यू निकालनी हो, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं M2 की वैल्यू. ऐसे ही अगर हमें W2 या W1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से. वैसे तो न्यूमेरिकल्स में ही kb की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, या फिर अगर किसी सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर के लिए हम याद भी कर सकते हैं कितनी होती है. लेकिन अगर हमें कभी कैलकुलेट भी करनी पड़े तो हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से. kb इक्वल टू r, यहाँ पे ये r होगा गैस कांस्टेंट, इंटू M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू TB स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन, मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम kb की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं. यहाँ पे ये जो r था वो था गैस कांस्टेंट. M1 is the molar mass of solvent. और ये TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट. और डेल्टा H वेपोराइजेशन है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. तो इस एक्सप्रेशन से हम kb की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं. ये जो kb होता है दैट इज फिक्स्ड फॉर ए फिक्स्ड सॉल्वेंट, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. यहाँ पे भी हमने देखा ना, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट के मोलर मास और सॉल्वेंट के ही बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रही है. तो मतलब kb की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट से रिलेटेड है और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी.